इसमें जो हम बात करने वाले थे, अब हम बात करने वाले थे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, है ना। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करने वाले थे। और राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो इन शक्तियों में, है ना, जो शक्तियां हैं इन शक्तियों को अलग अलग पार्टों में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड करके रख देते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कि उनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को जिस प्रकार की वो शक्तियां उसके आधार पर उनको बांटने का क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो शक्तियां आ जाती हैं वो आती हैं आपकी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, है ना, ऐसे ही होंगी हमारे पास में। दूसरा, उनकी कुछ वित्तीय शक्तियां होंगी, है ना, कुछ व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां होंगी, और उसके अलावा कुछ उनकी सैन्य संबंधी शक्तियां होंगी, कुछ उनकी स्वविवेकीय शक्तियां होंगी, है ना, कुछ इमरजेंसी वाली शक्तियां होंगी। तो उसी पॉइंट को देखना है हमने। और आज जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी जो कार्यपालिका शक्तियां, है ना। कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां किसकी होती हैं, आपके राष्ट्रपति की होती हैं। और राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं उनमें कुछ आर्टिकल्स हैं और वो आपने थोड़े से ध्यान में रख लेने हैं, है ना। ये पहले से भी आप लोगों ने क्या होगा, पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो जो कार्यपालिका से जो संबंधित जो शक्तियां आ जाती हैं उसमें सबसे पहला तो आ जाता है एक आर्टिकल आपके पास में, आर्टिकल 53, है ना। और इसमें हमने बात की थी पहले भी, जब हम किसको देख रहे थे, आपके राष्ट्रपति को देख रहे थे, तो हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी शक्तियां इस आर्टिकल में हमें देखने को मिल जाती है। ऐसा ही था, ऐसा ही लिखा भी था हमने, है ना। तो इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिए पहले, फिर आगे बात कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि संघ सरकार की या जो यूनियन गवर्नमेंट आपकी होती है, संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी होती है कि समस्त शक्तियां किसमें होती है, संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में क्या होती हैं, निहित होती हैं, है ना। संघ सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, है ना। और दूसरा हमने इसी में एक पॉइंट पे बात की थी, क्या बात की थी कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित तो होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किनके आधार पे करता है, कैसे करता है, इन शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के आधार पे करते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि वो शक्तियों को बांटने का काम करते हैं राष्ट्रपति। जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में हैं वो अपनी शक्तियों को कैबिनेट को दे देते हैं, कुछ आपकी सुप्रीम कोर्ट को दे जाते हैं। तो अलग अलग लोगों को अपनी शक्तियों को बांटने का क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं। और ये इनका सबसे पहला, यानी कि कार्यपालिका शक्तियों में जो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं कि जो आपकी संघ सरकार है, जो आपकी क्या है, संघ सरकार है, इस संघ सरकार की जो समस्त शक्तियां होती हैं, ये समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, आपके राष्ट्रपति में होती हैं। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसके आधार पे करता है, अपने जो अधीनस्थ क्या होते हैं, आपके अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं, खुद से नहीं करते हैं। कौन करेंगे, कुछ अधिकारी होंगे, कुछ मिनिस्टर्स होंगे, वो राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या करते हैं, क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग कौन करेंगे, मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग स्वयं राष्ट्रपति न करके किससे करवा रहे हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएंगे। ये इनकी पहली क्या हो जाती है, शक्तियां हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। और 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 ये बात करता है, क्या बात करेगा, ये 75 के अकॉर्डिंग इसमें 2-3 पॉइंट्स आएंगे, इनको ध्यान से देखना कि अनुच्छेद जो 75 है इसके तहत एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेंगे, इनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, कैसे करते हैं नियुक्ति करने का एक प्रोसेस होता है ना, हम वोटिंग डालते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और उस इलेक्शन में क्या होता है, एक बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल के नेता को क्या कर देते हैं, प्रधानमंत्री क्या कर देते हैं, नियुक्त करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। और अगर सपोज दैट किसी भी दल को क्या ना मिले, बहुमत ना मिले, बहुमत
अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी तो कुछ पॉइंट्स रखने होंगे आपको। सरकार को अगर बनाना है ना, यानी कि प्रधानमंत्री को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा इलेक्शन के बाद। और अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि जैसे अभी हमारे पास में लोकसभा में 543 सीटें ही हैं, इतनी ही होती हैं, है ना। पूर्व में 45 होते थे, है ना, यानी कि 2 क्या हो जाते थे आपके एंग्लो इंडियंस हो जाते थे। अभी इनको वर्ष 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसके बाद से इसको समाप्त कर दिया गया है। इससे पूर्व में ये होते थे, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जाता था। तब भी जो सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा होता है, यानी कि सरकार, बहुमत की सरकार जिसे हम कह देते हैं, वो कितना होता है 272 का। इतना अगर किसी भी दल के पास में इतने एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो क्या बना सकते थे, सरकार बना सकते थे। ऐसा ही होता था, है ना। और अगर किसी भी दल को इतने एमपी मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उनका एक नेता चुन लिया जाता है और उस चुने हुए नेता को 0.75 के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, प्रधानमंत्री क्या कर देते हैं, अपॉइंट कर देंगे। और अगर किसी भी दल को इतने एमपी नहीं मिले फिर तब क्या होगा, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि अपने विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपने विवेक के आधार पे किसी भी दल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि दलों को तो क्या नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, तो किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन अभी रिसेंटली हमारे पास में आई हुई थी। इससे पहले जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी हुई थी, वहां पे हमने ये चीजें देखने को मिली। समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब है जिस तरीके से ज्यादातर शक्तियां किसको मिलेंगी, राष्ट्रपति को मिलेंगी, उसी प्रकार की शक्तियां राज्यों में किसके पास में होंगी, राज्यपालों के पास में होंगी। तो ऐसे बहुत सारे बारी हमें गठबंधन की सरकारें मिली है। यानी कि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि अगर किसी दल को, है ना, यानी कि मान लेते हैं बीजेपी को ही 250 क्या मिले हैं, सीटें मिली हैं, है ना, और 150 अगर कांग्रेस को मिली है, और इनके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, गठबंधन बने हुए ना अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, है ना। इनका होता है एनडीए, बात करते हैं ना, और इनका अभी चल रहा है इंडिया वाला, चल रहा है एक ऐसा ग्रुप। और ये ग्रुप में अगर सीटें 272 से ज्यादा है इस ग्रुप के पास में, और इनके पास में लगभग 260 के पास में है, तो ये सरकार बनाने के लिए इसको कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किससे बात करें, इनसे बात कर लें कि ये अगर क्या बना सकते हैं, सरकार, यानी कि अपनी सरकार को बहुमत में लेकर के आ सकते हैं अपने ग्रुप के, या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल जो एमपीज हैं उनको अपनी पार्टी में, यानी कि अपने समर्थन में उतार सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी को भी बुला सकता है। यहाँ पे केवल इनसे ही मतलब नहीं है, किसी तीसरे दल से भी वो बात कर सकते हैं अपने विवेक के आधार पर। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो ये थोड़े से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और तीसरा एक पॉइंट थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री कभी भी प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, प्रधानमंत्री कभी भी क्या नहीं करेंगे, अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेते हैं। ये एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में शपथ लेंगे, मंत्री के रूप में, अपने पद के रूप में क्या नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इनको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहना है। कहने का मतलब है कि 75 के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। नियुक्त करने के बाद, है ना, उस दल के जो भी है ना, उन्होंने उनको अपना नेता चुना, बहुमत दल का नेता चुना। नेता चुनने के बाद उन्हें अपॉइंट कर लिया। अब प्रधानमंत्री अगर अपॉइंट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं प्रधानमंत्री अगर अपॉइंट हो गए, नियुक्त हो गए, तो क्या करेंगे, एक मंत्री परिषद का गठन करेंगे। क्या करते हैं, एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। और उस मंत्री परिषद का गठन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, है ना। और उस मंत्री परिषद की जो लिस्ट होगी किसके पास में भेजते हैं, प्रेसिडेंट के पास में। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए जरा, पहले इसमें एक लाइन पहले थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए,
दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग, स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ठीक। दूसरा, इसी का जो दूसरा पॉइंट है किसका, अनुच्छेद 75 का, कि क्या करेंगे, एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं मंत्री परिषद का। और इस मंत्री परिषद का जो गठन करते हैं, वो गठन कौन करते हैं, ये करेंगे प्रधानमंत्री। कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर अगर गठन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यानी कि वो अपनी इच्छा से ऐसे कैबिनेट तैयार करते हैं, कैबिनेट मंत्री बोलते हैं ना, है ना, आसान सी भाषा में। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनमें जो विभागों का बंटवारा होगा, किसका, विभागों का जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक, क्या लिखा था आपने लास्ट, क्या लिखा, हाँ, विभागों से संबंधित नियम। ठीक है, ये कौन बनाएंगे, आपके राष्ट्रपति बनाएंगे। नियम कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। और आपका बंटवारा कौन करेंगे, डिपार्टमेंट का कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। नियम कौन बना रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने नियम वाला पोर्शन लिखा हुआ है, जो नियम की हम बात कर रहे हैं, ये नियम के ब्रैकेट में लिख लीजिए 77, ये 77 के साथ में रखना। ठीक है, अनुच्छेद 77, यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा इतना है। ठीक है, आसान सी भाषा में इतना समझिए कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 75 के तहत हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री के पास में कुछ विशेषाधिकार होता है। क्या होता है, विशेषाधिकार होंगे। और ये क्या करेंगे, अपनी मंत्री परिषद को अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे, अपनी मंत्री परिषद को बनाएंगे। ये विशेषाधिकार किसके पास में है, प्रधानमंत्री के पास में। ठीक है, ये क्या करेंगे, केवल और केवल उसे क्या करेंगे, मंत्री बनाएंगे। बस बना तो इन्होंने दिया है, ठीक है, लेकिन वो केवल उस पर क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे बस। और दूसरा, विभागों को बांटने का काम भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन विभागों के लिए जो नियमावली तैयार करते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो कौन बनाएंगे, आपके राष्ट्रपति बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये दो पॉइंट थोड़े से ध्यान में रखने। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिखिए पहला कि मंत्री पद या मंत्री बनाने में राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति, मंत्री बनाने में राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि मंत्री अपने पद की शपथ लेता है। मंत्री अपने पद की शपथ लेगा। ठीक है, और दूसरा, वो क्या नहीं करेगा, अपने पद की शपथ लेते हैं मंत्री सारे के सारे। ठीक है, वो किसी भी प्रॉपर विभाग की या डिपार्टमेंट की क्या नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेते हैं। केवल और केवल शपथ किसकी लेंगे, मंत्री पद की लेंगे। किसकी शपथ नहीं लेंगे, अपने विभाग की नहीं लेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो अगला एक अनुच्छेद लिख लीजिए 77, अनुच्छेद 77। लिख लीजिए 77। ठीक है, अनुच्छेद 77। ठीक, 77 की अगर हम बात करें तो इसमें पहला तो ये है कि जो संघ सरकार के जितने भी समस्त कार्य होते हैं, किसके कार्य, संघ सरकार के, वो सारे के सारे कार्य किसके नाम पे होंगे, भारत के राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। तो एक पॉइंट लिख लीजिए कि संघ सरकार के समस्त कार्य, ठीक है, समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे।
राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, जो नियमावली की बात हम 75 में कर रहे थे उसको मेंशन यहां पे किया गया 77 में। ठीक है, तो नियमावली जो तैयार की जाती है किसके लिए? विभागों के लिए। किसके लिए? विभागों के लिए। ठीक है, जो मंत्री बनाए गए थे अभी अनुच्छेद 75 के तहत जितने भी क्या बनाए गए थे, मंत्री बनाए गए थे, उन मंत्रियों के विभागों के लिए जो नियमावली तैयार की जाती है वो नियमावली तैयार कौन करेंगे? कौन करेंगे? ये भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। समस्त कार्य किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रकार से आपकी संधियां होती हैं जो इंटरनेशनल है ना, जो भी व्यापारिक संबंध होते हैं, जो भी क्या होते हैं? व्यापारिक संबंध होते हैं, वो समस्त किसके नाम से होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। यानी कि भारत सरकार का मतलब ही क्या हो जाता है? भारत के राष्ट्रपति हो जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट सीधे सीधे क्या रख लेने हैं? याद रख लेना। ठीक है, हाँ ठीक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे है जिससे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं, वो है अनुच्छेद 78 78। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना 78। ठीक है, अब 78 जो अनुच्छेद है आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। हाँ जी, क्यों होगा? क्या क्या होता है इसमें? क्या क्या चीजें हो जाती है इसमें? 3 चीजें। ठीक है, एक तो पहला एक पॉइंट लिख लीजिए फिर बात करते हैं। पहला लिखिए। ठीक, क्या बताया? 78 है ना, 78। ठीक है, कि प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है आपके, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या करेंगे? शासन संबंधित जानकारी। ठीक है, या फिर शासन या प्रशासनिक शासन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से क्या कर सकते हैं? हर प्रकार से देश के किसी भी हिस्से के प्रशासन के बारे में जब राष्ट्रपति को क्या चाहिए है? जानकारी चाहिए है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, तो उस क्षेत्र की जानकारी को मुहैया करवाना प्रधानमंत्री का क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है, इनका क्या रहेगा? ये कर्तव्य रहेगा कि प्रधानमंत्री क्या करें? राष्ट्रपति को अवगत कराएं। किससे? शासन व्यवस्था से। किसकी शासन व्यवस्था? पूरे के पूरे संघ की शासन व्यवस्था से। अगर संघ के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का उपद्रव हो रहा है या संविधान के सम्मत क्या नहीं चल रहा है, कार्य नहीं चल रहा है, तो प्रधानमंत्री ये ड्यूटी बनती है ना, ड्यूटी बनती है कि वो क्या करवाए। अगर राष्ट्रपति को उस क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी क्या करवानी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ये तो हो गया पहला काम। ठीक है, ये पहला काम। दूसरा लिख लीजिए थोड़ा सा, कि जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है वो क्या होता है कि विधि निर्माण से संबंधित। विधि निर्माण से समझते हैं? विधि का मतलब होता है कानून, है ना, कानून निर्माण संबंधित जानकारी। अगर राष्ट्रपति को किसी भी कानून के बारे में, किसी भी विधि के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी चाहिए तो वो डायरेक्ट किससे बात करेंगे? प्रधानमंत्री से बात करेंगे। किसी भी कानून के निर्माण की जानकारी भी किससे लेंगे? प्राइम मिनिस्टर से लेंगे। ठीक है, ये इनके पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। इसमें लिखिए कि प्रधानमंत्री, है ना, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर, है ना, कोई भी विषय, किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए मंत्री परिषद से चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को सुझाव दे सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री को बुला करके, अपने पास में बुला करके इन्हें कहेंगे कि पर्टिकुलर इस विषय पर आप क्या करें? चर्चा करें। और चर्चा किसके साथ में करेंगे? मंत्री परिषद के साथ में। कहने का मतलब समझ रहे हैं
कि राष्ट्रपति के पास में इतनी पावर होती है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को किसी एक विषय पर चर्चा करने के लिए मंत्री परिषद की बैठक बुलाने का क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 78 के तहत यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसमें वो डायरेक्ट आपसे क्या बना सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यानी कि कुछ भी इनमें से एक पॉइंट को हटा देगा या एक नए पॉइंट को ऐड कर लेगा, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका वाली शक्तियां या इमरजेंसी वाली शक्तियों को लेकर के आ जाएगा, यानी कि कानून बनाने की, है ना, कोई भी सजेशन देने के लिए कौन जिम्मेवार हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। यानी कि यही प्रधानमंत्री को क्या देंगे, शासन से संबंधित जानकारी उन्हें चाहिए तो प्रधानमंत्री से कहेंगे, कानून से संबंधित जानकारी अगर उन्हें लेनी है, या कोई नया कानून बनाना है, या कोई पुराना कानून क्या करवाना है, निरस्त करवाना है, तो उसकी समस्त जानकारियां कौन देंगे, प्रधानमंत्री। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो ये वाला आर्टिकल है वो राज्यपाल के लिए भी लागू होंगे, इस तरीके की व्यवस्था है ना। बशर्ते के सामने कौन आ जाएंगे, गवर्नर आ जाएंगे, और यहाँ पे कौन आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 167 167 जो आपका क्या है, अनुच्छेद है। ये राज्यों में राज्यपाल को उतने ही कौन सी कार्यपालिका शक्तियां प्रोवाइड करवाते हैं ये वाला अनुच्छेद, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक। दूसरा एक है आपके पास में आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, है ना, हाँ, अनुच्छेद 74 है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 74 में क्या है, क्या है, हाँ जी, नहीं, क्षमादान अभी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आगे आएगा। इसमें तो सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री क्या बना रखी थी, प्रधानमंत्री ने एक मंत्री परिषद किस लिए बना रखी है, ठीक है, तो इसमें पहली लाइन लिख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है इनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का, किसका, मंत्री परिषद का क्या होगा, गठन किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ये 74 में ही हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, उस हेड को क्या कहेंगे हम, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, है ना। अब इनमें क्या होगा, कार्यों का बंटवारा होगा, समझ लो। ठीक, और जो भी हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, आपके संवैधानिक प्रमुख तो है, लेकिन क्या है, पावर्स का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो इसमें एक लाइन थोड़ा सा लिख लीजिए, उसी में समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये जानकारी भी कहां पे मिलती है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करते हैं, सलाह पर क्या करेंगे, कार्य करते हैं। और ये हमेशा से ही होता हुआ आया है, इन्हीं के आधार पे काम करते हैं, हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसी से और इसी पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस अलग से बन जाते हैं, जैसे कुछ नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, किसकी नियुक्तियां की जाती है, हाँ जी, राज्यपालों की नियुक्तियां की जाती हैं, ठीक है, और किसी की की जाती है, हाँ, और किसी की, हाँ, और कोई, ठीक है, और कोई किसी की नियुक्तियां करते हैं, हाँ, कैग की भी कर लेते हैं, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल की, है ना, और एक आपके महान्यायवादी होते हैं, है ना, इनकी भी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले है अपने नियुक्तियों में, तो एक तो हो जाते हैं राज्यपाल, क्या हो जाते हैं, राज्यपाल। एक होते हैं आपके उपराज्यपाल, है ना, एक होते हैं आपके उपराज्यपाल, होते हैं अभी, होते हैं। एक होते हैं प्रशासक, है ना, सारे के सारे एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। राज्यपाल कहाँ होते हैं, राज्यों में होते हैं। उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, हाँ,
ये केंद्र में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। और जो आपके प्रशासक होते हैं ये कहाँ होते हैं? यूटी में ही होते हैं, यूनियन टेरिटरी में ही होते हैं। तो फिर ये दोनों तो एक ही हो गए, तो नाम अलग अलग कैसे? जिन यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं? स्टेट असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि क्या हो, विधानसभाएं हो, विधानसभा वहां पे होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी, अपवाद क्या है कि अंडमान में, अंडमान निकोबार भी, ठीक है, तो इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, इसको सीधे सीधे ये ध्यान में रखना है। राज्यपाल केवल 3 जगहों पे अभी होते हैं, ठीक है। इसमें एक आपका दिल्ली है ना, एक आपका पुडुचेरी है ना, और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जो प्रशासक है वो बाकी के यूटीज में देखने को मिल जाते हैं, जो बाकी की मिल जाते हैं, प्रशासक मिल जाते हैं, ठीक है। इन तीनों को ही अपॉइंट करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति इनको अपॉइंट तो कर रहे है ना, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा जो ये है, इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ कौन दिलवाते हैं? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है? कौन सा? सुप्रीम हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको दिला देते हैं। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा एक है आपके महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76, ठीक है। ये तो वो कह देते हैं क्या आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के वकील होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, है ना। इनको अपॉइंट करते हैं तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। इनको शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे, इनको शपथ भी दिलाएंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे और नियुक्ति के बाद शपथ दिलाएंगे। शपथ के बाद क्या करेंगे? इनको पद से हटाना है, ये तब तक रहेंगे, तो ये भी क्या रहते हैं? प्रसाद पर्यंत रहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या रहते हैं? प्रसाद पर्यंत रहते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहिए तब तक ये रहते हैं, ठीक है। और अगर इनको हटाना है तो हटाने के लिए कोई प्रक्रिया होती होगी? नहीं, हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं होगी इनकी, ठीक है, ठीक। चलिए अगला एक आ जाते हैं आपके CAG, इनको हम कह देते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, इनका नाम लिख लीजिए, महा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक, है ना, कैग। इनको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? कैग बोल लेते हैं। आर्टिकल 148 से 151 तरफ कौन रहते हैं? आपके कैग रहते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे, प्रसाद पर्यंत रहेंगे, नहीं रहेंगे, ठीक है। इनको हटाया जा सकता, ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत नहीं रहते, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखना। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, वो हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया इनको हटाने के लिए होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी सब में सेम है, इनमें ही थोड़ा सा क्या मिलेगा? अलग मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये आपके कैग कौन है अभी वर्तमान में? कैग कौन है वर्तमान में? आपको महान्यायवादी कौन है? हाँ, ठीक है। और कैग है मुर्मू जी है अभी, है ना, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट, ठीक। दूसरा जो प्रसाद पर्यंत होता है ना, ये प्रसाद पर्यंत और स्वविवेकी शक्ति, स्वविवेकी शक्ति, इसमें अंतर होता है। स्वविवेकीय शक्ति, इसमें अंतर होता होगा, है ना। जहां पर भी प्रसाद पर्यंत आएगा, है ना, वो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। कौन होता है? मंत्रिपरिषद। जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक किसी भी राज्य का राज्यपाल कोई भी व्यक्ति बना रहेगा, उपराज्यपाल बना रहेगा, प्रशासक बना रहेगा। मंत्रिपरिषद चाहेगी तो ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही महान्यायवादी ये भी क्या चाहते हैं? मंत्रिपरिषद, है ना, प्रसाद पर्यंत जो भी होंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि
मंत्री परिषद की सिफारिश पे इनको अपॉइंट किया जाता है, मंत्री परिषद की सिफारिश पे इनको अपॉइंट किया जाता है, ये प्रसाद पर्यंत नहीं है, ठीक है। तो ये अपॉइंट करने की पावर किसके पास में, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इनको हटाने की प्रक्रिया कौन सी हो जाती है, ये वाली, ठीक है। जिस तरीके से हम किसको हटाते हैं, सीजीआई को जिस तरीके से हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और मंत्री परिषद की सलाह पर ही इनको क्या किया जाता है, सबको अपॉइंट किया जाता है, इनको भी किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। लेकिन हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी ये हो जाएगी, इस वजह से इसको स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत आप थोड़ा सा रख सकते हैं। और बाकी सारी की सारी किसकी सिफारिश पे आ जाते हैं, मंत्री परिषद की। तो जब तक मंत्री परिषद चाहेगी तब तक ये क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं, ठीक है। आगे भी इसमें बात करेंगे, फिलहाल इतना आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। याद हुए कुछ, 53 में क्या बात कर रहे थे, 53 में क्या बात की, कौन सी शक्तियां, संघ की जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है ना। लेकिन राष्ट्रपति उनका यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, नहीं, वो मंत्री परिषद के आधार पर यूज करेगा। और ये किस अनुच्छेद में हमें जानकारी मिलती है, कौन से वाले में, 74 में। मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करेंगे, कौन, भारत के राष्ट्रपति। मंत्री परिषद आ रही थी, उनके नेता को प्रधानमंत्री, और फिर वो उसके आधार पे काम कर रहे थे। 78 में क्या था, 78 में क्या था, अरे विधि निर्माण की बात कर रहे थे, शासन संबंधित जानकारियों की बात कर रहे थे। और तीसरा, वो प्रधानमंत्री को बुला करके किसी भी विषय के ऊपर मंत्री परिषद में क्या करवा सकते हैं, चर्चा करवा सकते हैं, किसी भी नए विषय पे। विधि निर्माण यानी कि कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, किसी पुराने कानून को निरस्त करना, किसी नए कानून को ऐड करना, ये समस्त काम कौन करवा सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री। उनकी जानकारियां बराबर किससे ले लेंगे, प्रधानमंत्री जी से ले लेंगे। और देश के किस हिस्से में किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, किस तरीके की गतिविधियां हैं, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है ना, संविधान के अनुरूप कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी भी जानकारी कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। और ये जानकारी देने का क्या होगा, प्रधानमंत्री जी का दायित्व होगा, उनका कर्तव्य होगा, है ना। तो उनका क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगला थोड़ा सा एक लिख लीजिए, व्यवस्थापिका, है ना, संबंधित शक्तियां, व्यवस्थापिका, संबंधी शक्तियां, है ना। ये भी कुछ शक्तियां होंगी यहाँ पे भी, है ना। तो व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां किस प्रकार की शक्तियां होंगी राष्ट्रपति की, किस तरीके की हो जाएंगी, होंगी कैसे, है ना। व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियों के अकॉर्डिंग 79 अनुच्छेद 79 क्या है, ये बात करता है किसकी, संसद की। और हमें पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं कौन कौन से, एक तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, एक होती है आपकी राज्यसभा, एक होती है आपकी लोकसभा, है ना। प्रेसिडेंट जो जिनकी जानकारी हमें अनुच्छेद 52 से लेकर के कहां तक मिलती है, 61 तरफ मिलती है। राज्यसभा कितना, 80 में ही मिलता है ना। और लोकसभा आपका 80 है ना। ये आपका उच्च सदन हो जाता है और ये आपका निम्न या लोअर हाउस हो जाता है। इसी तरीके से बात करते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका ये हो जाती है ना संसद। और व्यवस्थापिका का काम क्या हो जाता है, क्या करना है, क्या काम हो जाता है व्यवस्थापिका का प्रॉपर काम क्या हो जाता है, क्या काम करती है संसद आपकी, बनाने का काम करती है। तो वो काम सारा का सारा किसका हो जाएगा, व्यवस्थापिका, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए और यहीं पे इसको खत्म कर दीजिए। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, जरा सा इसमें लिखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है ना। कोई भी बिल, दूसरी लाइन से लिख लीजिए, कोई भी बिल अथवा विधेयक, कोई भी बिल अथवा विधेयक, अथवा विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है, तब तक कानून या एक्ट या अधिनियम नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे, जब तक राष्ट्रपति उस पर क्या न कर दे, हस्ताक्षर न कर दे, ठीक है। तो ये तो इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं, याद रहेगा, है ना। तो इसमें इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। दूसरा एक है आपके पास में अनुच्छेद व्यवस्थापिका शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 99 है ना।
इसमें ये बात करते हैं जो राष्ट्रपति होंगे, जो क्या होंगे आपके राष्ट्रपति होंगे, वो संसद के जो सभी सदस्य होंगे, संसद के सभी सदस्य है ना, उन सदस्यों को क्या करेंगे, शपथ दिलाने का काम करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। संसद के सभी सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इन सब के लिए काम करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं राष्ट्रपति ऐसा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, एक आदमी को लेकर के आ जाते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, हाँ किस क्या कह देते हैं, प्रोटेम स्पीकर कह देते हैं, है ना। अब ये कौन होता है, अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। ये हर लोकसभा चुनाव के बाद इसे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ने किया। किसे करेंगे, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये वरिष्ठ होना चाहिए। वरिष्ठ यानी कि जिसको संसदीय कार्यवाही की समस्त जानकारी वरिष्ठ ही होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है संसदीय जानकारी के बारे में उसे पता होना चाहिए। बारी होता हो, संसद रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, इस व्यक्ति को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, मुझे की बात क्या है कि भारतीय संविधान में इस पोस्ट को यानी कि जो ये है प्रोटेम स्पीकर या स्थायी अध्यक्ष, इसके बारे में कोई भी क्या नहीं है, संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी कि संविधान में इसका एक कहीं पर भी नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर की जानकारी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलती है और काम ये करते हैं। ठीक है, और इनके केवल दो काम क्या है, क्या करना है, सदस्यों को तो क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। काम किसका था, राष्ट्रपति का। किसको दे दिया, इसको, है ना, और कुछ टाइम के लिए ही करेगा। दूसरा, जब तक क्या ना मिले, स्थायी अध्यक्ष ना मिल जाए, स्थायी अध्यक्ष यानी कि क्या ना मिल जाए, स्पीकर ना मिल जाए, तब तक बैठकों का, जितनी भी बैठकें होंगी उन बैठकों का क्या करेंगे, संचालन करेंगे, उनका अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। कौन, प्रोटेम स्पीकर। इसलिए ये व्यवस्था बनी हुई है, तो इसको भी क्या रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है तो वही है, इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, कहीं पर भी उसके बारे में बात नहीं की गई है, केवल 99 में ये बात की गई है कि एक अस्थायी अध्यक्ष होगा, लेकिन प्रॉपर प्रोटेम स्पीकर के बारे में कोई भी क्या नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि अनुच्छेदों में इसके बारे में किसी भी प्रकार की क्या नहीं मिलती है, जानकारी नहीं मिलती है। इसके दो काम है, एक तो क्या दिलवाना, ओथ दिलवाना, किसको, लोकसभा के सदस्यों को, और जब तक इसको क्या ना मिल जाए, अध्यक्ष न मिल जाए, स्पीकर न मिल जाए, तब तक क्या करेगा, उनकी बैठकों का क्या करेगा, संचालन करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ठीक। दूसरा एक लिखिए, इसमें थोड़ा सा, इसमें लिखे आपने कुछ लिखा, इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें 2 लाइनें लिख लीजिए जरा। 99 में संसद, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और एक थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और डैश करके इसमें लिख लीजिए, सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है, कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रख लेना, ये इनको चुनते हैं। ठीक है, और एक लाइन इसके साथ में लिख लीजिए, संविधान में प्रोटेम स्पीकर के बारे में किसी भी प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कोई भी उपबंध नहीं है ना, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, जिक्र नहीं किया गया। ये एक व्यवस्था बनी हुई है ना, होता है ना, कई बार कुछ परंपराएं बन जाती है ना, तो वो एक परंपरा है, तो उसी तरीके से वो संचालित हो रही है। समझ लो, जैसे संविधान सभा में थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष आए, है ना, फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष आए, तो उसी तरीके से वो व्यवस्था तब से चल रही है, आजादी के बाद से वो व्यवस्था चल रही है, तो अभी तक वो व्यवस्था उसी तरीके से क्या हो रही है, संचालित हो रही है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, हाँ, बस इसको इतना ध्यान में रख लेना। और 2 काम इनके कौन से हो जाएंगे, एक शपथ दिलाना, और दूसरा क्या हो जाएगा, जब तक स्पीकर चुन करके नहीं आ जाता है तब तक क्या करेंगे, उनकी बैठकों का क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, अगला लिख लीजिए, आर्टिकल
331 लिख लीजिए, 30 है ना, 331 है ना, 331 क्या है? एंग्लो इंडियंस, ठीक है, 331, ठीक है। अब ये एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? नहीं, माता पिता नहीं, हाँ एक माता है पिता ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो ये एंग्लो इंडियंस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें व्यक्ति का पिता क्या होना चाहिए? बाहर का होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए, हाँ, ठीक है, ये या फिर दादा, इन दो में से एक हो, और माता क्या होनी चाहिए? भारतीय होना चाहिए, कंपलसरी है। वही एंग्लो इंडियंस होंगे, वही क्या होंगे? ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, पिता या दादा क्या होने चाहिए आपके, ठीक है, और फिर माता क्या होनी चाहिए? भारत, वही क्या होंगे? एंग्लो इंडियंस होंगे, ठीक है। और संसद में क्या है व्यवस्था? किस अनुच्छेद के तहत दो आंग्ल भारतीय समुदाय, यही बोलते हैं एंग्लो इंडियंस को, है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, है ना, हर लोकसभा इलेक्शन के बाद 2 लोगों को क्या किया जाएगा? चुना जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, इसे मनोनीत किया जाए, क्या किया जाए? मनोनीत, ठीक है, मनोनीत वाली व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। कहने का मतलब ये था कि इनको चुन करके आना था, ठीक, लेकिन ये चुन करके आए नहीं, ठीक है। सबसे ये है कि 1952 से लेकर के 2019 तक कोई भी एंग्लो इंडियन क्या नहीं आया है, चुन करके नहीं आया, ठीक है, ये हमेशा क्या हुआ है? है मनोनीत, याद रहेगा, ठीक है। अगर चुन करके आने की प्रक्रिया से अगर एक व्यक्ति यानी कि एक एंग्लो इंडियन अगर चुन करके आ जाता तो राष्ट्रपति एक ही मेंबर को क्या करते? मनोनीत करते, याद रहेगा ना। और अगर दोनों चुन करके आ जाते तो एक को भी क्या नहीं करते फिर, मनोनीत नहीं करते, ठीक है। और ये व्यवस्थाएं चल रही है तब से, ठीक है, तब से मनोनयन ही इनका हो रहा था, और राष्ट्रपति उसी आर्टिकल के माध्यम से इनका क्या करते हैं? मनोनीत क्यों चुने जाते होंगे, क्यों चुने जाते होंगे? ताकि इस समुदाय की बातों को कहाँ रख सके, अपने समुदाय की बातों को कहाँ पे रख सके? संसद में रख सके, इस वजह से, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट याद रखना, जो प्रथम लिखित लीजिए, जिनको मनोनीत किया गया था, पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के पहले व्यक्ति जिन्हें कहा किया गया नॉमिनेट, संसद में किया गया था, ठीक है। तो इनका नाम लिख लीजिए जरा, इनका नाम है क्या? फ्रेज जे एंथोनी, फ्रेज, है ना, इनका नाम है फ्रेज जे एंथोनी, ठीक है, फ्रेज जे 1952 में अपॉइंट किए गए थे, 1952। कई बार क्या होकर के आएंगे, मनोनीत होकर के आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। और वर्ष 2014 में 19 में तो हमने समाप्त कर दिया था, इस वजह से 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था समाप्त कर दिया था 2019 में। 2014 का जो इलेक्शन हुआ इसमें भी कोई चुनकर के नहीं आया, हाँ? 2014 से लेकर के जुलाई 2015 तक कोई भी एंग्लो इंडियन समुदाय को व्यक्ति नहीं था, मनोनीत नहीं था प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है। तो वर्ष जुलाई 2015 में, कब? जुलाई 2015 में 2 को अपॉइंट करना था, ठीक है, अंतिम हो जाएंगे, हाँ? अंतिम हो जाएंगे दोनों, तो इनके नाम थोड़े से लिख लीजिए। एक है रिचर्ड, है ना, रिचर्ड डे, और एक है जॉर्ज बेकर डे और बेकर, ये दोनों के दोनों क्या है आपके अंतिम एंग्लो इंडियंस है जो यहाँ पे आए, ठीक है। इनके बाद ये व्यवस्था पूरी तरीके से क्या कर दी, समाप्त कर दी है। तो इस वजह से इनको भी थोड़ा सा क्या रख लेना है, याद रख लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब ये हो सकता है कि पूछे यहां से, तो इसलिए इनको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। चल अगला है एक आर्टिकल है आपके पास में 80, ठीक है, 80 उसमें क्या है, इसका सब क्लोज है 3 या 80C की हम बात कर लें, ठीक है। इसमें जो बात की गई है, हम बात करते हैं राज्यसभा में मनोनयन,
है ना, मनोनयन की, यानी कि मनोनीत सदस्यों की। राज्यसभा, किसमें? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं अभी भी होते हैं। कितने होते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किन क्षेत्रों से वो लोग होते हैं? समाज सेवा से होते हैं, समाज सेवी होते हैं, समाज सेवी, और विज्ञान से होते हैं, हाँ, कला से होते हैं। किससे होते हैं? कला से होते हैं, और भी होते हैं कोई, और क्या होते हैं? और होते हैं साहित्य से। किससे होते हैं? साहित्य से। बस यही ध्यान में रखो, इतने ही ध्यान में रखो। ठीक है। जैसे कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, कितने? 12। टोटल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 250। बस ये ध्यान में रखना, 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? भारत के राष्ट्रपति को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इसको इतना थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये इनकी कुछ व्यवस्थापिका से संबंधित कुछ शक्तियां हैं और आगे हैं। ठीक है, इसको आगे देख लेंगे, लेकिन इतना हुआ, ये रहा, ये हो जाएंगे। कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन से आर्टिकल आए थे? पहला कौन सा था? 53 क्या कह रहा था? ठीक है, दूसरा क्या कह रहा था? ये प्रधानमंत्री को शपथ नहीं दिलाई जाती, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। अपने पद की शपथ का मतलब होता है ये मतलब अपना नाम लेकर के जो भी है फिर वो शपथ लेते हैं, इस पद की गरिमा को बनाए रखा है, इस तरीके से मंत्री के तौर पे शपथ लेते हैं। ठीक है, मंत्री पद के तौर पे क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। फिर आया था आपका 75 क्या कह रहा था कि एक प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे, और प्रधानमंत्री क्या करेंगे? फिर एक काउंसिल बनाएंगे, एक मंत्री परिषद बनाएंगे। ठीक है, ये काम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री के क्या होंगे? आपके विशेषाधिकार होंगे। ऐसा ही था। ठीक है, और फिर क्या कह रहे थे उसमें? हाँ, जो भी है, मतलब वो शपथ का जो भी है प्रधानमंत्री का। फिर आ रहा था आर्टिकल 77 क्या कह रहा था? अनुच्छेद 77, यानी कि संघ की जो सरकार है उसकी समस्त जो शक्तियां वो किसमें निहित होंगी? वो किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे? मतलब जो भी कार्य होंगे, जो भी संधियां होंगे, भारत सरकार का मतलब भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि जितने भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित किए जाएंगे। ऐसा ही था, उनके नाम से क्या किए जाएंगे? संचालित किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसी में 77 में ही बात की थी कि जो क्या होते हैं? विभाग होते हैं, उन विभागों के लिए जो नियमावली होती है वो नियमावली कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति। और मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, है ना। 78 क्या कह रहा था? कि प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को क्या करवाएं? उसकी जानकारी दे, है ना। और राष्ट्रपति कभी भी जानकारी यहां ले सकता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की, है ना। दूसरा, कानून या विधि निर्माण संबंधित जानकारी भी कौन ले सकते हैं? राष्ट्रपति कभी भी किससे लेंगे? प्रधानमंत्री से। यह भी उनका क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। और दूसरा, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद से चर्चा करवा सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर विषय पे क्या करें? चर्चा करें। जो भी हॉट इश्यू चल रहा है, जो भी करंट इश्यू चल रहा होगा, उसके आधार पे चर्चा करने के लिए उनको सब्जेक्ट मुहैया करवा सकते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है आर्टिकल 78 को फुलफिल करने का, कि प्रशासन की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान करे, है ना। कानून से संबंधित जानकारियां भी राष्ट्रपति को क्या करे? मुहैया करवाए। और क्या करे? अगर उन्होंने कोई सब्जेक्ट दिया है चर्चा के लिए तो वो भी करे, है ना। और तीसरा, फिर हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्री परिषद चुनी जाएगी, उसका लीडर प्रधानमंत्री होगा, और जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करेंगे? काम करेंगे। ऐसी बात की रही थी 74 में। और फिर मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? कुछ लोगों को क्या कर देते हैं? अपॉइंट कर देते हैं। उसमें कौन आ रहे थे? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 जो भारत सरकार के वकील के तौर पे काम करते हैं। ऐसा ही था, है ना। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ऐसा ही था। उनको शपथ कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर आ रहे थे आपके कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 139 से लेकर के कहां तक आते हैं? 151 तरफ, 151 तरफ, 148 से 151 तरफ ऐसे आते हैं, है ना। और इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? ये नहीं करते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जाता है। ऐसा ही है। और शपथ कौन देते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है,
किसकी सिफारिश पे आते हैं? ये मंत्री परिषद की सिफारिश पे। महान्यायवादी भी किसकी सिफारिश पे आएंगे? मंत्री परिषद। राज्यपाल किसकी सिफारिश पे आएंगे? मंत्री परिषद। किसके प्रसाद पर्यंत काम करेंगे? राष्ट्रपति। प्रसाद पर्यंत और विवेकाधीन शक्तियां दोनों क्या होती हैं? अलग अलग होती है। जहां पर भी प्रसाद पर्यंत की बात आएगी वहां पे बात आएगी किनकी? मंत्री परिषद। यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिश से कोई व्यक्ति अपॉइंट हुआ होगा उस पोस्ट पे, तब जाकर के वो प्रसाद पर्यंत रहेगा। यानी कि जब मंत्री परिषद चाहेगी तब वो क्या हो जाता है? अपनी पोस्ट से हट जाएगा। जब तक मंत्री परिषद चाहेगी वो तब तक वो व्यक्ति उस पोस्ट पे क्या होगा? बना रहेगा। ठीक है। फिर हमने बात की थी व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियां, जो लेजिस्लेटिव जो पावर्स होती है किनकी? राष्ट्रपति की। एक बात करी थी हमने 79 की, संसद की, कि कानून तभी बनेगा जब क्या होगी बात? जब संसद कानून का निर्माण करेगी। एक सदन से दूसरे सदन, फिर दूसरे सदन से कहा? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति मैक्सिमम किसी बिल को 14 दिन रोक सकता है ना? उसके बाद उनको क्या करना होता है? पास ही करना, तो वो अधिनियम बन जाता है। यानी कि बिल आएगा, एक विधेयक आएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा, है ना? दूसरा हमने बात की थी 99 क्या कह रहा था? कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा क्या दिलाई जाएगी? शपथ। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? एक पोस्ट क्रिएट कर दी, जिसको हमने क्या कह दिया? प्रोटेम स्पीकर कह दिया। ये हर लोकसभा चुनाव के बाद अपॉइंट किया जाता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए। और उसी टाइम पीरियड में क्या कर देते हैं? वो एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं, जिन्हें हम स्पीकर कह देते हैं, है ना? और उनके दो ही काम होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या देना? शपथ दिलवानी, और साथ ही साथ में अध्यक्ष का चुनाव कर देना। जैसे अध्यक्ष चुन करके आ जाता है तो उनका कार्य समाप्त हो जाता है, फिर वो एक नॉर्मल सदस्य के तौर पे काम करेंगे। बस सिंपल सा, है ना? बैठकों का संचालन करते हैं। ऐसा ही था। फिर आया था 331, एंग्लो इंडियंस की बात करते हैं। और एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? जिनके पिता या फिर दादा क्या हो? एंग्लो इंडियन, मतलब अंग्रेज या विदेशी हो, और उनकी माता क्या हो? भारतीय हो। उनसे उत्पन्न संतानों को हम क्या कह देते हैं? एंग्लो इंडियंस। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 में इसके बारे में क्या मिलता है? उपबंध हमें देखने को मिल जाता है ना? पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रेज जे, ठीक है, जिनको क्या चुना गया था? पहली बार चुना गया था। और वर्ष 1952 से लेकर के वर्ष 2019 तरफ किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं चुना गया? एंग्लो इंडियन चुन करके नहीं आए। जब भी आए हैं क्या हुए हैं? मनोनीत हुए। ठीक है। और एक रिचर्ड डे अंतिम सदस्य रहे हैं, और एक जॉर्ज बेकर ये अंतिम एंग्लो इंडियन मेंबर रहे हैं, और जे एंथोनी ये पहले एंग्लो इंडियंस रहे हैं। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सा क्या रख लेना है? ध्यान में रख लेना, है ना? और फिर एक आर्टिकल आ जाता है आपका 83, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी? राज्यसभा के। और राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। ऐसा ही था। ठीक है। इसके अलावा हाँ जी, है ना? और इसी के अलावा हमने बात की थी कि जो ये एंग्लो इंडियन है, इसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? हाँ, उस टाइम पीरियड में इसको क्या कर दिया? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब किसी भी एंग्लो इंडियन को कहाँ नहीं चुना जाता है? मनोनीत नहीं किया जाता है। तो इस वजह से अब लोकसभा में कुल सीटें कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? हाँ, टोटल अधिकतम सीटें 550 हैं। अभी ये 2026 में परिसीमन आयोग के गठन के बाद इनको बढ़ाया या घटाया जाएगा।